हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो बेटा आज ये फिजिक्स की चौथी क्लास है जो टारगेट बैच है हमारा 2025 के लिए। तो आइए देखते हैं आज की क्लास और उम्मीद है कि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। ध्यान से देखिएगा और आगे इसके आधार पर आप अपना सिलेबस तैयार करने की कोशिश कीजिए। तो बेटा इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर लें। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। आगे है वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल में तुलना। वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल, अगर इनमें हम तुलना करें तो वैद्युत बल सिर्फ आकर्षण और प्रतिकर्षण के प्रकार का होता है। वैद्युत बल आकर्षण व प्रतिकर्षण के प्रकार का होता है, और जबकि गुरुत्वीय बल केवल आकर्षण के प्रकार का होता है। इससे ये पता चलता है कि वैद्युत बल आवेशों के कारण लगता है और वो दो प्रकार के होते हैं। इसका कारण दो भिन्न प्रकृति है। के आवेश होते हैं, आवेशों के कारण। अब यहां पे अगर सजातीय आवेश हैं, एक ही प्रकृति के हैं, तो प्रतिकर्षण होगा, और एक सजातीय विजातीय प्रकृति के हैं, माने दोनों के गुण भिन्न भिन्न हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आकर्षण के प्रकार का होगा। और इसमें सिर्फ कारक जो है, कारण जो है वो द्रव्यमान है। ठीक है, दोनों में एक चीज समानता है कि Fe जो होता है वो प्रोपोर्शनल 1/r² होता है, और Fg जो होता है वो भी प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। ठीक है, ये दोनों बलों में तुलना है। और सबसे बड़ी चीज कि जो वैद्युत बल होता है Fe, ये गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत 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 बड़ा होता है। और यहां अगर कहें तो गुरुत्वाकर्षण बल Fg बहुत 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 छोटा होता है। ये उल्टा हो गया, Fe जो है वो बहुत बड़ा होता है और Fg जो है वो Fe से बहुत 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 छोटा होता है। ठीक है, एक ही चीज है कि वैद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ही प्रबल होता है। और हमारी दुनिया में जितने प्रकार के बल हैं लगभग सब वैद्युत बल है। ठीक है, वैद्युत बलों से तीन प्रकार के बल निकलते हैं, मानी वैद्युत बल जो है वो तीन प्रकार का है। पहला आवेशों के कारण बल, ठीक है, जिसे हम कूलामी बल भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, वैद्युत बल, और चौथा जो प्रकार है हमारी दुनिया में बलों का वो है गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब कुल मिलाकर हमारे पास चार प्रकार के बल हैं टोटल। अब वो बल तमाम तरीके के हो सकते हैं, उनके अलग अलग चैप्टरों में अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन जो बल हैं वो मुख्यतः वैद्युत बल की तीन शाखाएं हैं और गुरुत्वीय बल की एक शाखा है। यही बल घूम घूमकर अलग अलग नाम से आते हैं, जैसे वंडरवाल बल, लंदन बल, सूक्ष्म नाभिकीय बल। ठीक है, अब इसके बाद कूलाम के नियम का महत्व है कि कूलाम के नियम का क्या महत्व है हमारी लाइफ में, कूलाम के नियम का हम कहां प्रयोग कर सकते हैं, और कूलाम के नियम से हम क्या क्या चीजें जान सकते हैं। तो पहली चीज, परमाणु के निर्माण को जानने में कूलाम का नियम बहुत ही सत्य होगा, और इसकी सहायता से हम ये जान पाए कि परमाणु किस प्रकार एक दूसरे से बंधे होते हैं। कूलाम के नियम का महत्व, तो ये कूलाम का नियम जो है वो परमाणुवीय दूरियों 10⁻⁻10 मीटर और नाभिकीय दूरियां 10⁻⁻15 मीटर की दूरी के लिए भी सत्य है। माने दो नाभिक के दो कणों के बीच, यानी नाभिक में कौन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं, और कितना सूक्ष्म परमाणु होता है उसका भी सूक्ष्म पार्ट होता है नाभिक, और नाभिक से भी सूक्ष्म है, ठीक है, क्या, प्रोटॉन जो नाभिक में होते हैं।
तो नाभिक के बीच जो अगर दो परमाणु हैं तो उनकी जो परमाणुवीय दूरियां होती हैं वो लगभग 5.54 एंगस्ट्रॉम होती है। उस दूरी पर भी लागू होता है कूलाम का नियम। और नाभिक के अंदर जिसमें दो परमाणुओं के बीच की दूरी 10⁻⁻15, वो दो नाभिकों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 हो सकती है, उनके बीच भी लगता है कूलामी बल। और बड़ी दूरियों के लिए भी सत्य है। माने कूलाम का जो बल है, जिसकी खोज कूलाम ने की थी कि दो अलग अलग प्रकार के आवेश या समान प्रकार के आवेश एक दूसरे पर किस प्रकार बल लगाते हैं और उनके बल का परिमाण क्या होता है, तो इनके इस फॉर्मूले की सहायता से हम ये जान सकते हैं कि परमाणु की संरचना किस प्रकार बनी हुई है और परमाणु के जो कण हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो एक दूसरे पर किस प्रकार और कितना बल आरोपित कर रहे हैं। ये कूलाम के नियम का महत्व है। ठीक है, अब इसके बाद आता है वैद्युत बल क्षेत्र। वैद्युत बल क्षेत्र, वैद्युत बल क्षेत्र व क्षेत्र रेखाएं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत वैद्युत बल क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां कोई आवेश या आवेशों का समूह अपने चारों ओर एक ऐसा माहौल उत्पन्न करता है जिसमें उसके जैसा या विपरीत प्रकृति का कोई भी आवेश अगर प्रवेश करता है उस दायरे में, उस रेंज में, उस क्षेत्र में, तो वह एक बल का अनुभव करता है। इसे वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। माने कोई चार्ज कहीं पर रखा हुआ है और इस चार्ज के चारों तरफ, मतलब ये तो यहाँ पे वृत्ताकार दिख रहा है, अगर चार्ज गोलीय है, मतलब मान लीजिए ये चार्ज है गोल, बिल्कुल गोल है, तो इसके चारों तरफ पूरा एक गोलाकार आकार समझ लीजिए, इसके चारों ओर एक काल्पनिक गोला समझ लीजिए, वो इसका वैद्युत क्षेत्र है। अगर कोई दूसरा आवेश उसमें एंटर करता है, उसमें प्रवेश करता है, तो अगर इसी की प्रकृति का है, जिस प्रकृति का ये आवेश है, तो एक बल का अनुभव करेगा। तो जहां से वो बल का अनुभव करना शुरू कर देता है, वो दायरा इसका, इस आवेश का या आवेश समूह का, मतलब एक से अधिक आवेश अगर रखे हुए हैं, वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। और यह क्षेत्र जैसे जैसे आवेश के निकट आएंगे प्रबल होता जाता है, जैसे जैसे दूर जाएंगे कम होता जाता है। मतलब वैद्युत बल क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ एक समान नहीं होता। हो सकता है इससे आगे भी होता हो, लेकिन फिलहाल हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम उतने सूक्ष्म स्तर पर अनुभव नहीं कर पाते, ना नापने की हमारे पास कोई मशीन है। तो जहां तक प्रबलता से हम नाप सकते हैं, जहां तक हमें ज्ञान है, जहां तक हमारे उपकरण इसको फॉलो कर सकते हैं, उन दूरियों को हम वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। अब ये आवेश रखा हुआ है, अगर कोई यहां पर दूसरा आवेश एंटर करेगा तो इसके आगे वो बल का अनुभव करना शुरू करेगा, माने इस पे प्रतिकर्षण बल लागू हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये आवेश इस स्थिर आवेश के पास लाया जाएगा, वैद्युत बल क्षेत्र इतना प्रबल हो जाएगा कि इसका प्रतिकर्षण बल इसे दूर हटाने की कोशिश करेगा। और ये वैद्युत प्रतिकर्षण यहां तो बहुत कमजोर होगा, लेकिन यहां बहुत प्रबल होगा। मतलब जैसे जैसे दोनों के बीच की दूरी घटेगी, कूलाम के नियम से आप जानते हो, इनके बीच लगने वाला बल बढ़ता ही जाएगा। 2 मीटर है तो जितना बल पास में लगेगा, 1 मीटर दूरी पर लगेगा, उसका चौथाई लग रहा है, लेकिन जब 1 मीटर की दूरी पर आएगा तो वो 4 गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर 3 मीटर की दूरी पर है तो जितना बल लग रहा है 1 मीटर की दूरी आने पर उसका 9 गुना हो जाएगा। यानी वैद्युत बल हर बिंदु पर एक समान नहीं होता। कहने का तात्पर्य यही है, यहां ज्यादा प्रबल है, यहां और कमजोर है, यहां और कमजोर है, और इसके बाद वो लगभग समाप्त माना जाता है, समाप्त होता नहीं है। अगर आप एक लाइट जला दें तो एक दायरे तक हमें लाइट की समझ में आती है, उसकी रोशनी दिखाई देती है, उसके बाद हम उस रोशनी को कहते हैं कि अब हम काफी दूर आ गए और अंधेरा हो गया, दिख नहीं रहा। लेकिन ये कहिए कि जहां से आप फील करने लगते हैं, क्योंकि आपकी आंखें उससे कम प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं, अवशोषित नहीं कर पा रही हैं, और वस्तुएं हमें नहीं दिखती हैं। लेकिन अगर हम यूं कहें कि अब प्रकाश यहीं से खत्म हो गया है, तो ऐसी कोई सीमा रेखा नहीं होती कि उस टिमटिमाते हुए बल्ब का प्रकाश हाँ भैया यहां खत्म हो। उसी प्रकार
ये क्षेत्र जो है इसका क्षेत्र भी बहुत दूर तक होगा, लेकिन उस दूरी पर हम उसे काउंट नहीं कर सकते, उसे नाप नहीं सकते, उसे पहचान नहीं सकते। वहां कोई दूसरा आवेश भी रखा है तो उसमें जो बल लग रहा है वो इतना हल्का है कि हम उसे महसूस नहीं कर सकते, इस वजह से हम नाप नहीं पाते। तो जो वैद्युत बल क्षेत्र होता है, उस वैद्युत बल क्षेत्र की बात की अगर परिभाषा आपको लिखनी है तो किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश प्रवेश करने पर बल का अनुभव करता है, उस स्थिर आवेश का वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। अब इस टॉपिक के दूसरे भाग पे आते हैं क्षेत्र रेखाएं। तो क्षेत्र रेखाएं कुछ नहीं है, एक औजार है, हथियार है, टूल है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब वैद्युत बल रेखाएं से निकलती हुई तमाम किरणें दिखाई जाती हैं आपको तीर जैसे निशान लगा करके। तो कहीं ऐसा नहीं कि आवेश रखा हुआ है तो उसमें से भाले निकल रहे हैं या तीर निकल रहा है या सुइयां निकल रही चारों तरफ, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है। क्या इमेजिनेशन है कि अगर कोई चार्ज कहीं पर रखा होगा और इसके समीप एक बहुत छोटा सा आवेश ले आए, उसको हम परीक्षण धनावेश कहते हैं, और हम मानते हैं कि वह अपना कुछ नहीं लगाता, सिर्फ इसी आवेश के बल का अनुभव करेगा बस। मतलब वो बिल्कुल सीधा साधा आवेश है, उसका रिएक्शन कुछ नहीं है। ये जितना, जैसे मान लो आप किसी के सामने जाके खड़े हो गए, तो चलो ये तुम्हारे घूंसे की ताकत देखते हैं, उसने खींच के मारा, लेकिन तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, केवल तुम उसके घूंसे की ताकत को महसूस कर रहे हो। ठीक उसी तरीके से दूसरा वाला आवेश है, अगर उसको लाकर के हम यहां रख दें तो क्या होगा, दूसरा वाला आवेश जिस दिशा में भागेगा उसका रास्ता जो होगा वो एक क्षेत्र रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। अगर इसी आवेश को हम उठाकर यहां रख दें तो ये आवेश के पृष्ठ के लंबवत, अब कोई गोला है तो लंबवत बिल्कुल डायरेक्शन, फुटबॉल की कल्पना कीजिए तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर इसी आवेश को हम यहां रख दें तो ये इस डायरेक्शन में भगाएगा, इसको सीधा ले जाएगा। अगर यहां रख दें तो ये इस डायरेक्शन में ले जाएगा। अगर यहां रखते हैं तो इसका डायरेक्शन इधर को होगा। इसी तरीके से अगर इसके चारों ओर हम इस प्रकार आवेशों को रखते जाएं तो आवेशों की भागने का जो पथ होगा, जो रास्ता होगा, वो रास्ता अगर हम ड्रॉ कर सकें, अगर हम खींच सकें, हालांकि खींच तो सकते नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं, जब तो इन ताकत वाली रेखाओं को जो धनावेश से अपने जैसे किसी आवेश को दूर भगाती हैं, वो किस दिशा में भगाएंगी उनको बताने के लिए एक लाइन का, एक रेखा का प्रयोग करते हैं। यह रेखा वैद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है, ठीक है। बस और कोई रेखा वेखा है नहीं कि कहीं आवेश रखा है उससे रेखाएं निकल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किरण नहीं फूट रही है, कुछ नहीं फूट रही। जैसे एक चुंबक के पास दूसरा चुंबक ले आते हो, अब कहीं वैद्युत बल रेखा आपको दिखाई दे रही, कोई बल रेखा नहीं है, लेकिन आप महसूस करते हो कि वो चुंबक को दूर भगा रहा है या अपनी ओर खींच रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई दूसरा धनावेश ला करके इनके पास रखा जाए तो ये दूसरे धनावेश को अपने से दूर भगाते हैं, और अगर ऋण आवेश होगा तो दूर रख दे तो इसी प्रकार के रास्ते पर वो अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार अब ये एक गोला मान लीजिए, इस तरीके से एक गोला है, तो इस गोले से अगर यहां चार्ज रखते हैं तो इस दिशा में भागेगा, यहां रखते हैं तो इस दिशा में भागेगा, यहां रखते हैं तो इस दिशा में भागेगा, इधर रखेंगे तो इधर भागेगा, नीचे रखेंगे तो नीचे भागेगा, इधर रखेंगे तो इधर, मतलब सभी संभव दिशाओं में चारों तरफ जैसे एक गोल फुहारा लगा दे तो उससे अलग अलग दिशाओं में पानी की धार निकलेगी। उसी पानी की धार की तरह आप कल्पना कर सकते हो कि इसमें से क्षेत्र रेखाएं फूट रही होती हैं और अपने जैसे किसी आवेश को उसी पथ पर आगे की ओर बढ़ाती ले जाती है। तो ये कहानी है वैद्युत बल रेखा की, ठीक है। किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वह निष्कोण वक्र, ठीक है, वह लंबवत, वह निष्कोण वक्र जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और एक दूसरी रेखा के साथ लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जो एक दूसरे को कहीं पे नहीं काटती है, लेकिन एक दूसरे के साथ लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयत्न करती है, इसीलिए प्रतिकर्षण होता है। अब ये इनके कहने का तात्पर्य ये है
कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं किसी आवेश पे लगने वाले बल के डायरेक्शन को दिखाने, भैया बल जिधर लगेगा वस्तु उधर ही जाएगी। न्यूटन चाचा बता गए हैं कि बल लगाओगे तो बल की ये डायरेक्शन में वस्तु चलती है। ये हम आप भी जानते हैं, बल वस्तु को जिस दिशा में धक्का दोगे वो उसी दिशा में जाएगी। तो ये जो रेखाएं हैं ये वैद्युत बल रेखा जो जिन्हें कह रहे हैं, ये इस आवेश द्वारा लगने वाले वैद्युत बल की दिशा बता रही कि अगर यहां कोई आवेश रखोगे तो उस पर किस दिशा में बल लगेगा, यहां रखोगे तो उस पर किस दिशा में बल लगेगा। ठीक है, निष्कोण वक्र का मतलब है लचीली नहीं होती, जो इधर उधर झुकती नहीं है, सीधी जाती है। लचीली तो होती है, इन्हें लचीली माना गया है, लेकिन ये इधर उधर झुकती नहीं है। और ये बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि इन बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पे स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो बल की दिशा प्रदर्शित करती है। तो स्पर्श रेखा तो इसी दिशा में हो जाएगी जिस डायरेक्शन में जा रहा है, और किसी एक आवेश पर एक ही बिंदु पर दो दिशाओं में बल नहीं लग सकता। जैसे अगर कोई बल रेखा में ऐसी खींच दे कि ये इस डायरेक्शन में है, तो यहां पर क्या होगा, इस आवेश पर दो दिशा में बल लग रहा है, एक यहां पर एक यहां पर। तो भैया किसी भी एक आवेश पर दो दिशाओं से बल नहीं लग सकता। ठीक है, ऐसा प्रयोगों में पुष्टि की जा चुकी है। इसका मतलब है कि कोई भी बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, अब इन बल रेखाओं के आते हैं गुण। ठीक, तो आइए आगे गुण देखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जिसके बारे में मैंने आपको बताया उसकी परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण वक्र। वैसे आप थ्योरी के लिए, नोट्स के लिए, हैंड राइटिंग नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर जाकर, टेलीग्राम पर जाकर के वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हैंड राइटिंग में नोट्स अवेलेबल हैं फर्स्ट चैप्टर के पूरे। आप चैनल को ज्वाइन कर लें, चैनल पर आप जाएं और वहां पर से आप हैंड राइटिंग के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखा में खींचा गया वह निष्कोण वक्र जिस पर एक पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से एक चार्ज के पास एक धनावेश रख दो, जिधर को भागेगा वो लाइन ही जो है वैद्युत क्षेत्र रेखा कहलाएगी। अगर किसी चार्ज के चलने में, अगर मान लो चार्ज बड़े बड़े होते, उन्हें धूल पे रख देते, धूल के ऊपर, तो चार्ज रेंगता हुआ दूर भागता, तो जो वहां उसके चलने से उसके रास्ते का निशान बनेगा वो वैद्युत बल रेखा होगी, जो एक दूसरे को काटती नहीं। ठीक है, अब क्षेत्र रेखाओं के गुण यहां पे देखो, मैंने क्षेत्र रेखाओं को दिखा रखा है। धनावेश से चलकर ऋणावेश पे समाप्त होती है, माने धनावेश से दूर निकलती हुई प्रतीत होती है और ऋणावेश की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। यहां हम आपको दिखा रहे हैं, अगर ये धनावेश है तो इससे बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, और अगर ये ऋणावेश है तो बल रेखाएं इसकी ओर आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि धनावेश रखोगे तो इसकी ओर खींचे। ठीक है, दूसरा है रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब अगर किसी भी आवेश के आसपास आप दूसरा आवेश ला करके रखते हैं, ठीक है, तो इसकी जो बल रेखा है वो बल रेखा की किसी भी बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचो तो भैया उसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये चलने वाले लगने वाले बल की दिशा को, मतलब इस आवेश पर किस डायरेक्शन में बल लग रहा है उसकी डायरेक्शन बता रहा है। तीसरा, कोई भी दो रेखाएं काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं आपस में लगने वाले बल की दो दिशा प्रदर्शित करेगी, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि असंभव है। अब यहां पे देखिए एक धनावेश है, अगर इस धनावेश पर हम दो बल रेखाएं, हमने गलत खींचा है, ऐसी बल रेखाएं होती नहीं है, लेकिन समझाने के लिए केवल बनाए हैं कि अगर दो बल रेखाएं काटेंगी तो इस कटान बिंदु पर ब्लैक लाइन एक स्पर्श रेखा है और ब्लू लाइन दूसरी स्पर्श रेखा है, अर्थात एक ही आवेश एक दूसरे आवेश पर दो अलग अलग दिशाओं में एक ही बिंदु पर बल नहीं लगा सकता। यही चीज ये परिभाषा कह रही है आपकी। ठीक है, ये रेखाएं लचकदार डोरी की तरह होती हैं। देखो, जब दो धनावेश एक दूसरे के पास आएंगे तो ये रेखाएं एक दूसरे से दूर भागेंगी, माने जैसे लचकदार डोरी भागती है। अब दो चीजें ऐसे टकराओगे तो ऐसे ऐसे दूर जाएंगी ना, ये ऐसे फैलेंगी, और अगर सीधा करने की कोशिश करोगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगी। और धनावेश है, ऋणावेश है, तो ये इसमें से निकलेंगी और इसमें समा जाएंगे। जो आसपास की बल रेखाएं जा रही है वो भी दिशा बदल लेंगी और घूम करके इसमें समाती हुई प्रतीत होंगी। मतलब ऐसी अगर कोई बल रेखाएं होती, वास्तव में तो है नहीं, कल्पनाओं में मान लो या अदृश्य मान लो, अगर ऐसी बल रेखाएं हैं तो वो इस प्रकार का, हमें एक आवेश के पास दूसरा आवेश धन या ऋण ले जाए तो इस तरीके का व्यवहार प्रदर्शित होता है कि दिमाग में ऐसी कल्पना उठती है जैसे ये बल रेखाएं हैं।
और लास्ट है ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। माने अब दो बल रेखाएं हैं, ये एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो गई ऐसे, तो ये लंबाई की दिशा में इस तरीके से गई तो लंबाई की दिशा में बैक होने का प्रयत्न करेगी, ऐसे पीछे जाएगी, और ऋणावेश है तो एक दूसरे में समा जाएगी। ठीक है, और इसीलिए आकर्षण होता है, इसीलिए प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि दोनों की रेखाएं समान होती हैं और ये टकराएंगी तो एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, और इसमें से निकलेगी इसमें से समा जाएगी, तो दोनों ये इसने फेंकना शुरू किया, इसने लपेटना शुरू कर दिया, बात खत्म हो गई। और अगर इसकी लपेट तेज कर दो तो दोनों धीरे धीरे पास आ जाएंगे, या इसकी खिंचाव, इससे फेंकने की क्षमता धीमी हो जाती है, दोनों पास पास आ जाएंगे और एक दूसरे के आकर्षण होंगे। ऋणावेश है तो यहाँ भी वही हाल है, बल रेखाएं एक दूसरे से दूर भाग रही हैं और लचीली जैसी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वैद्युत बल रेखाएं तथा क्षेत्र की बात। अब ये जो वैद्युत बल रेखा है ये वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र की एक डायरेक्शन में लगने वाले बल को प्रदर्शित करती है। ये होता कितना है, माने वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी होती है, परिमाणात्मक रूप से, संख्यात्मक रूप से यह एक रेखा कितने बल को प्रदर्शित करती है उसे कहेंगे वैद्युत बल क्षेत्र। माने भाव, रेट, इकाई बल रेखा लगने वाले कितने बल को बता रही है, इसे कहते हैं वैद्युत बल क्षेत्र की तीव्रता। तो आओ इसको समझते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में ये कह सकते हैं कि किसी आवेश द्वारा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को या निष्पत्ति को, निष्पत्ति लिखना ज्यादा उचित होगा यहां पे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, जिसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की होती है, यह एक सदिश राशि है। किसी आवेश द्वारा, कोई आवेश रखा हुआ है, इसके समीप एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q0 और ये मान लो आपका Q है। यहां पे लिख देते हैं कि माना Q आवेश कहीं रखा हुआ है तथा उससे R दूरी पर एक अन्य आवेश, ये मान लो बिंदु O पर रखा है और ये बिंदु P पर रखा है, तो बिंदु O पर एक Q आवेश स्थित है तथा उसके पास एक अन्य धन परीक्षण आवेश Q0 बिंदु P पर स्थित है। ठीक है, तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, मान लो ये इस पे F बल लगा रहा है तो यहां पर होगा F अपान वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q0। ठीक है, और परिमाण में होगा E बराबर F अपान Q0। ठीक है, अब अगर Q0 बराबर 1 कूलाम ले लें, ठीक है, तो E बराबर F हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी आवेश द्वारा किसी अन्य आवेश के इकाई मान पर, माने अगर यहां 1 कूलाम रखा हो तो उस अवस्था में ये जितना बल लगाएगा उस बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। माने है बल ही, लेकिन टोटल पर नहीं, केवल 1 कूलाम पर, तो इकाई आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, लिख मारो, किसी में दम नहीं कि काट दे। इकाई आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। माने यह हमारा कुल दाम है जो हम दुकानदार को दे रहे हैं, और ई 1 किलो का रेट है। चीनी क्या भाव है, तो 40 रुपए प्रति किलोग्राम, और 10 किलो दे दो, कितना हुआ, तो 400 रुपए। ठीक है, प्रति क्यों लगा, क्योंकि 1।
अब मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। जैसे चीनी का रेट क्या बताया गया? 40 रुपए प्रति किलोग्राम, मानी 1 किलो का भाव 40 है तो 10 किलो का भाव, अब वहां किलोग्राम नहीं आएगा, टोटल पैसा बताएगा 400 रुपए। उसी तरीके से इकाई आवेश पे लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। और विमा निकालोगे तो विमा निकालने के लिए इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड। कारण क्योंकि कूलाम जो है वो मूल मात्रक नहीं है, न्यूटन भी नहीं है, तो विमा बनेगी न्यूटन की होती है MLT-2 और एम्पियर की हो गई A और सेकेंड की हो गई T। ठीक है, अब इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो इसकी विमा होगी MLT⁻³ A⁻⁻1। ठीक है, तो ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, इसे जनरलाइज्ड कर देते हैं, तब उस फॉर्म को आइए देखते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, इसको जल्दी से रिमूव कर दें। बहुत आसान है फिजिक्स, बशर्ते आप उसे फील करने की कोशिश करें। साइंस को तब तक आप नहीं समझ सकते जब तक आप उसे फील नहीं करेंगे, अपने आसपास के परिवेश में उसे होता हुआ महसूस नहीं करेंगे। कितना भी रट लो आप, धोखा दे जाएगा इन वक्त पर आपको, और फील कर लिया तो हर समय समझ में आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर मान लो एक हमारे पास धनावेश है, ये मान लो Q है, और एक दूसरा धनावेश है, ये मान लो Q0 है, और ये ऐसे रखे हुए हैं, और एक दूसरे के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इनकी R है। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र यहां पर जो E होगा उसकी ये डायरेक्शन है, और इस पे मान लो F बल लग रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन है जिस पे डिपेंड करेगा आगे के बहुत कुछ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो चलिए अब यहां पे हम लिखते हैं कि माना एक आवेश Q, इसे लिख देते हैं बिंदु O और इसे लिख देते हैं बिंदु P। एक आवेश Q के परावैद्युतांक के माध्यम में O दूरी पर, बिंदु O पर स्थित है, तथा इससे R दूरी पर एक अन्य परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, तब ये प्लस Q लिखेंगे और यहां परीक्षण आवेश प्लस Q0, तब इस पर लगने वाला बल, कितना बल लग रहा है भैया, कूलाम के लॉ से निकाल लो। तो F बराबर चचा बता दिए हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहां पे मान रख दें, यहां K लगा दो, परावैद्युतांक है, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और Q1 हो गया आपका Q और Q2 हो गया Q0 अपॉन R²। ये हमारा फोर्स आ गया, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हम जानते हैं, अब भैया पिछले वाले, अभी इसके पहले जो स्लाइड में पढ़ाए थे वो आप जान गए ना, कि हम जानते हैं
कि E बराबर F/Q 0। ठीक है भैया, तो F का मान रख दो यहां, तो समीकरण 1 से तो E बराबर हो गया 1/4πε0 की Q0 अपॉन R² और पूरे के बटे Q0। तो यहां क्यों ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 की Q0 अपॉन Q0 R²। तो Q0 से Q0 निपट गया। अब ये हो गया E इक्वल 1/4πε0 की Q/R²। यानी कोई चार्ज अगर हम रख दें तो इसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 2 मीटर की दूरी पर कितनी होगी, 3 मीटर की दूरी पर कितनी होगी। ठीक है, अब उसमें हमें पिछले वाले में क्या था, बल पता होना चाहिए, तब हम जा करके Q0 से भाग दे के निकाल सकते हैं। तो थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, कूलम के नियम से डायरेक्ट निकाल लो, यफ निकालने की जरूरत ही नहीं। पहले यफ के पास जाते थे, फिर यफ प्रोवाइड करता था कि बल भैया इतना है, पहले दुकानदार के पास गए 10 किलो का कितना पड़ेगा, फिर हम गुणा भाग किए, सीधे बताते हैं 40 रुपए किलो। तो उसी तरीके से पहले हम बल के पास जाए, पता लगाएं कि कितना बल मिलता है, फिर Q0 से डिवाइड करें, तब जाकर के हमें निकाल पाएंगे। तो हम डायरेक्ट भैया बल में Q0 से भाग देके 1 की उड़ा दी। अब हमें ये पता चल रहा है सामने कुछ भी रखो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर यहां रखोगे तो मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन आता है, तो भैया 1 कूलम रखोगे तो 10 न्यूटन लगेगा। अब 1 मीटर की दूरी पर है या 2 मीटर की दूरी पर, पहले से हमने काउंट कर लिया, काउंट करने के बाद बता दिया भैया यहां रखोगे तो इतना लगेगा। 1 कूलम पे जितने कूलम रखोगे, आगे आप खुद ही गुणा कर लो कितने कूलम रख रहे हो। ठीक है, तो इसके आधार पर निकल जाता है वैद्युत आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत आवेश पर लगने वाला बल। अब छोटा सा है, आप इसको भी देख लो। वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत आवेश पर लगने वाला बल। वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत आवेश पर लगने वाला बल। मतलब घुमा घुमा के एक ही फार्मूले को इतने फार्मूले बना देते हैं कि आपका दिमाग हवा में उड़ने लगता है कि भैया अब क्या करें। ठीक है, तो अगर यदि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E, ठीक है, वेक्टर क्यों लगाते हैं, क्योंकि सदिश है हो तथा क्षेत्र में Q आवेश रखा हो क्षेत्र के भीतर, तब आवेश पर लगने वाला बल अब एक ही हेडिंग है, एक ही डेरिवेशन है, घुमा दिया तो यह क्या होगा, लगने वाला बल होगा, ऐसे बना दो। अब हम जानते हैं कि E बराबर भैया F/Q होता है। ठीक है, तो यह बराबर EQ गुणा कर लो ना, कहां दो हेडिंग बनाओ फिर इसको लिखो, ब्लॉग बनाओ, दिखाओ कि ये होता है, बस इतना ही। यदि कोई वैद्युत क्षेत्र E है, उसमें Q आवेश रखा है, तो आवेश पर लगने वाला बल होगा F बराबर EQ। हम वही सूत्र है, घुमा घुमा के लगा रहे, E बराबर F/Q, तो यहाँ F बराबर EQ हो गया। अब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर F बराबर वेक्टर EQ न्यूटन। बल तो चाचा के नाम से चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव, जो जाएगा अगले टॉपिक में। हम पूरे वीडियो को खींचने की कोशिश करेंगे कि पूरा ये चैप्टर जो बचा हुआ है वैद्युत क्षेत्र, लेकिन
इसके बाद एक और वीडियो जाएगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल शुरू हो पाएगा, क्योंकि अब वैद्युत आवेश, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए हैं, लेकिन अभी हमें ढेर सारी ऐसी पोजीशन है जहां पे आवेश थोड़ा सा फैला हुआ है, छितराया हुआ है। अब एक तार को आवेशित कर दोगे तो इतना लंबा हो गया ना, तो इसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालोगे? अब मान लो इसको एक रिंग बना दिए गोल, उसको आवेश दे दिए तो आवेश चारों तरफ गोल गोल हो गया, वृत्त की तरह हो गया। उसके कारण किसी बिंदु पे निकालना हो तीव्रता तो कितनी होगी? तो अभी एक ये होगा, और फिर उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव, जहां से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल। तो टारगेट बैच में हम आपको पूरा देंगे, बस बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।